हाईलाइट किया है, उनमें से 2 इश्यूज ऐसे हैं जिनका ताल्लुक रास्त तौर पर, सीधे तौर पर ख़वातीन के हुकूक से है और ख़वातीन पर होने वाली ज़्यादतियों से है। उनमें से एक उन्वान इशू ऑफ एबॉर्शन, अभी सुप्रीम कोर्ट ने 29 सितंबर को एक जजमेंट दिया है और उस जजमेंट में अबॉर्शन की जो शराइत हैं उनको बहुत ज़्यादा लूज़ कर दिया है, बहुत हल्का कर दिया है। और ये कहा है कि ख़वातीन चाहे वो शादीशुदा हों या ना हों, 20 से 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी को भी वो अब अबॉर्ट करा सकती हैं, उसको रोक सकती हैं, टर्मिनेट कर सकती हैं। इस पर तफसील से हमारी सिस्टर रहमतुन्निसा साहिबा बात करेंगी इंशाअल्लाह कि इस तरमीम के और इस सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के क्या क्या इम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि जमात इस्लामी हिंद की ये मॉरली ये एक बहुत ही ख़तरनाक कदम है और इससे ख़वातीन पर मज़ीद जुल्म और ज़्यादती के रास्ते खुलेंगे और आसान होंगे। और जमात इस्लामी हिंद ने मुतालबा किया है कि हुकूमत, क्योंकि हुकूमत ने भी एक कानून 2021 में MTP अमेंडमेंट एक्ट बनाया है, उसमें भी ये तरमीमात की हैं, तो हुकूमत और अदालत से हमारी गुजारिश है कि वो इसको रिकंसिडर करें। इस पर तफसील से हमारी सिस्टर रोशनी डालेंगी। दूसरा इशू ख़वातीन पर बढ़ते हुए मज़ालिम हैं। यकीनन पिछले दिनों से, पिछले सालों से इनमें और तेज़ी आई है और जो पिछले साल की रिपोर्ट आई है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की, उसमें 4.2 लाख केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वीमेन हैव बीन रजिस्टर्ड। 4.2 लाख क्राइम जो है वो रजिस्टर हुए हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में अंकिता भंडारी और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और कानपुर के गर्ल्स हॉस्टल, इस तरह के कई वाक़यात मुसलसल हुए हैं। तो जमात इस्लामी हिंद ने इस पर भी अपना स्टैंड जाहिर किया है, उसको भी इंशाल्लाह हमारी सिस्टर एलोबरेट करेंगी। इसके अलावा 2 और अहम इश्यूज़ हैं। एक इशू तो ये है कि कल 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को आम तौर पर हमारा मुल्क तो गांधी जी के बर्थडे के तौर पे मनाता है, लेकिन पूरी दुनिया में इसको एक वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे के नाम से रिकॉग्नाइज किया है। 2 अक्टूबर को आलमी सतह पर नॉन वायलेंस डे के तौर पर रिकॉग्नाइज किया है। इसलिए हम आज के हमारे मुल्क के कॉन्टेक्स्ट में, हालात में इसको बहुत अहम समझते हैं। 21 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड पीस डे, आलमी अमन का दिन 21 सितंबर, और 2 अक्टूबर को आलमी नॉन वायलेंस, अदम तशद्दुद का दिन इसको माना गया है। आज के हालात में ख़ासतौर से हमारा मुल्क जिन मराइल से गुजर रहा है, जिन हालात से गुजर रहा है कि हमारे मुल्क में नफ़रत को आम किया जा रहा है, सोसाइटी को पोलराइज करने की कोशिश हो रही है, हुकूमत हासिल करने के लिए या हुकूमत बनाए रखने के लिए लोगों में नफ़रत को बढ़ाया जा रहा है। कम्युनल हार्मनी को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है और तशद्दुद और वायलेंस का जो कल्चर है वो भी बढ़ता जा रहा है और हुकूमत इसको रोकने में न सिर्फ नाकाम है बल्कि उसकी खामोशी बहुत ज़्यादा सवाल पैदा कर रही है, क्योंकि ये
नफरत और तशद्दुद जिन लोगों की तरफ से आ रहा है उनका हुकूमत से ख़ास कुर्बत है, ताल्लुक़ है। हम ये समझते हैं कि एक मजबूत मुल्क उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक मुल्क में हारमनी ना हो, आपसी भाईचारा ना हो और लोग अदल और कानून, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करें और सरकार और हमारी लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्सिंग एजेंसीज इसको यकीनी बनाएं और सोसाइटी को पोलराइज करने से रोका जाए। दस्तूर हिंद की जो 4 बुनियादी वैल्यूज़ हैं उनमें भी इक्वलिटी, मसावात, लिबर्टी एंड फ्रीडम, आज़ादी, जस्टिस, अदल और इंसाफ, और चौथी वैल्यू है वो फ्रेटर्निटी, आपसी मोहब्बत और आपसी एतमाद और भाईचारा। हम ये समझते हैं कि इस वक्त इसको खासा नुकसान पहुंचाया जा रहा है और जिस शख्सियत के नाम से ये 2 अक्टूबर का दिन ऑब्जर्व किया जाता है, आप जानते हैं कि वो खुद 31 जनवरी 1948 को इसी तशद्दुद का शिकार हुए। 31 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का कत्ल हुआ और आप हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ एक फर्द का कत्ल नहीं था, बल्कि वो एक मैसेज था कि जो लोग भी इस मुल्क में कम्युनल हार्मनी और भाईचारे के लिए मजबूत करने के लिए काम करेंगे उनको उनके लिए एक तरह से उन पर ये हमला और अटैक था। तो इस कंटेक्स्ट में हम समझते हैं कि वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे जो 2 अक्टूबर को पूरी दुनिया में ऑब्जर्व किया जाता है, इन हालात में हम भी अपने मुल्क के लोगों से, आम हिंदुस्तानी शहरियों से आपके ज़रिए से ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आपसी भाईचारा, मोहब्बत, कम्युनल हार्मनी और कॉन्स्टिट्यूशन की इन वैल्यूज़ को हमें हर कीमत पर प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है और ये मुल्क उसी वक्त तरक्की कर सकता है जब आपस में एतमाद हो, मोहब्बत और भाईचारा हो, तभी इस मुल्क को हम मजबूत बना सकते हैं, तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर और अदल और अमन के रास्ते पर उसी वक्त ले जा सकते हैं। एक और अहम इशू जो हमने हमारी इस प्रेस नोट में शामिल किया है, जिसका ताल्लुक मईशत से है, हमारी इकोनॉमी से है, लेकिन इस पर हम बराबर इजहार करते रहे हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि आलमी सतह पर हमारे भारत की करेंसी डॉलर के मुकाबले में बहुत तेज़ी से गिरती जा रही है और अब $1 की कीमत 81.47 रुपीज़ हो गई, जिससे जो अब तक का लोएस्ट है। तो हम ये समझते हैं कि ये एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ इशारा कर रही है सूरत हाल। और अभी यूनाइटेड स्टेट्स की जो फेडरल रिजर्व है उन्होंने भी इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया है, जिसकी वजह से मज़ीद डॉलर की कीमत जो है रुपए के मुकाबले में उसमें इजाफा हुआ है और जैसे ही हम पेट्रोल या दूसरी चीज़ें इंटरनेशनल मार्केट से ख़रीदेंगे तो वो चीज़ें और ज़्यादा महंगी होती जाएंगी। आरबीआई ने भी अभी अपनी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है 0.5% और ये इन्होंने 4% बढ़ाया, जिससे ये बात सामने आ रही है कि रुपए की कीमत जो तेज़ी से गिर रही है और इन्फ्लेशन और महंगाई को कंट्रोल करने की वजह से ये करने की कोशिश में हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो बहुत कम हो गया। अब तक का सबसे लोएस्ट फॉरेन रिजर्व हमारे पास है $537.5 बिलियन, जो अब तक का सबसे कम फॉरेन रिजर्व है। और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो फ़र्क है वो फ़र्क भी बहुत बड़ा है। इसका मतलब हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, यानी हमारा फॉरेन रिजर्व ज़्यादा तेज़ी से घट रहा है और हमारी जो
बाहर से आमदनी है, एक्सपोर्ट, वो कम होता जा रहा है। ये सूरत हाल इस मुल्क के लिए और ज़्यादा तशवीशनाक है और इस आवाम के लिए और ज़्यादा परेशानी का ये सबब बनेगी। एक और चीज़ जो सामने आई है अभी, एक रिपोर्ट HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट सामने आई है और उसमें हमारे मुल्क का जो नंबर है वो 191 में 132वें नंबर पर है। और ये सूरत हाल भी बहुत तशवीशनाक है, क्योंकि ह्यूमन इंडेक्स जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो कुछ फैक्टर्स को सामने रखकर कैलकुलेट किया जाता है। और अफसोस की बात यह है कि हम श्रीलंका और बांग्लादेश और चाइना से भी हम इसमें नीचे हैं, यानी ये भी हमसे बेहतर पोजीशन में है। हमारा मुतालबा ये है कि इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए कि हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को और इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए बहुत संजीदा और ठोस कदम उठाएं। और हमारी जो इकोनॉमी जो वेलफेयर ड्रिवन है, यानी एक वेलफेयर स्टेट है, हमारे आम जो समाजी जो चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा खर्च किया जाना चाहिए और हेल्थ, पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन पर हमारा खर्च ज़्यादा हो। और जो इनइक्वालिटी है, अमीर और गरीब के दरमियान जो फ़र्क है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, ये भी हमारे लिए बहुत ख़तरे की बात है। और दूसरा, हम ये मुतालबा शुरू से करते रहे हैं कि इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी है इसके कई नुकसान जो हमारे सामने आ रहे हैं। जैसे ही बैंक का इंटरेस्ट रेट घटता बढ़ता है, उससे पूरा मार्केट हमारा और इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है। तो हम ये मुतालबा करते रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि वो इस पर संजीदगी से गौर करे और अब इकोनॉमी की सूरत हाल जो बहुत अलार्मिंग हो गई है इसको दुरुस्त करने की कोशिश करें। वरना अंदेशा ये है कि आगे चलकर ऐसी सूरत हाल में हमारा मुल्क पहुंच सकता है जहां शायद उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। अब मैं हमारी सिस्टर रहमतुन्निसा साहिबा से गुजारिश करता हूं कि वो जो दो इश्यूज़ ख़ास तौर से ख़वातीन से मुतालिक हैं उस पर ज़रा तफसील से हमारे प्रेस के साथियों को बताएं। Assalamu alaikum and greetings to one and all. Thank you for joining us today. As has been briefed by Salim Sahab, the first issue that I would like to talk to you, and through you I want to remind and bring to the notice of the entire nation and Hukumat and our lawyers and the Supreme Court, is the issue of abortion. The judgment delivered by the bench, at the outset it looks like it is in favor of women. But when we analyze it deeply, the pros and cons, we can easily understand that this will lead to more atrocities against women than will be supporting it. So due to the following reasons, and also the passing remark of the court regarding marital rape, that also needs to be rechecked, and it is said that in February they are going to again the ruling is yet to come and the court is going to consider it. So that area also has to be checked in on these grounds. First of all, it is not in support of women. It will lead to more atrocities against women. And then whether it is legal or safe, there is no safe abortion. Abortion means abortion. It has a lot of physical and mental, a woman has to undergo a lot of physical and mental torture, and there is a long lasting effect on her health, mental and physical health altogether. That is one thing. So there is no safe, whether it is legal or illegal, there is nothing like safe abortion. The next thing is, it will lead to more killing of female fetus. Already we all know that as per the United Nations Populations Fund report of 2020, out of 142.6 million disappearing female children, female girls, 45.8 million are from our country, India.
And in the urban population, if you analyze, the female population is less in comparison with men. So it is decreasing, female population is decreasing, and where are these girls disappearing? Because they are brutally killed in the fetus. And another thing we all talk about, we live in a very civilized society, we all talk about human rights. And what about the human rights, the right to live of the fetus? Because the fetus, they cannot unite, they cannot protest, they cannot organize. It is inhuman from our side to just give permission for people to kill the fetus. So this also has to be considered, and this will only increase the sexual exploitation of women, especially the minors and the women who have no voice in society, marginalized women. This will only increase the exploitation. So we request that we urge that this law is re-examined and debated in society before rushing to any conclusions, as the fate and human rights of millions of unborn are at stake. So it has to be reconsidered. Another issue that we want to raise is that of the growing atrocities on women. As all of you are aware, we are highly concerned over the growing incidents like the murder of Ankita Bhandari, the incidents of outraging of modesty of girls from Chandigarh University and the girls' hostel in Kanpur. They all point out towards the fast slide in our moral values, and this is something which we have to address too. If a person wants to lead an immoral life, it is becoming easier and easier in our society, and societies which want to lead a moral life, based on ethical values, it is becoming more and more difficult. This has to be checked and taken into consideration. And we all know that in our last press meet also we were talking about Bilqis Bano case. See, raping of women, molesting women, atrocities against women, physical assault or mental torture of women, and cyber crimes against women. All these are used even as a tool to oppress, or maybe niche dikhane ke liye, to say that you are a lower society. So selected such atrocities are going on towards the backward communities, Dalits, Adivasis. So this has to be taken into consideration, and Jamaat-e-Islami Hind feels that there should be reformation in the society. At schools, in the curriculum, this has to be taught, how to respect each other. And this is the month of Miladun Nabi and Rabiul Awwal. We remember the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and such teachings of great prophets, which the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam himself said that the person who doesn't respect women or his family is not a great person. So the greatness of a person has to be evaluated, assessed on the way he respects women. So this message, I think it still holds valuable and relevant in our society. These kind of teachings has to be taught to the society, rather than making more and more rules which create more and more confusion and chaos in our society. Thank you very much. Now floor is open for Q&A, please. I have a question from you. You have just mentioned about the medical termination issue. With regard to termination issue, that Supreme Court observed that 90% medical termination takes place in non-certified clinics, like these clinics or healthcare system which are not recognized by the government of India. As a result of which, there are many casualties. So Supreme Court, I guess, has kept this observation into its mind before passing this judgment. Second thing is that shall I answer that question? It's better, right? I don't remember the organization which has given this report that 90% abortions are from outside. Yeah, so it sounds like a very valid point which the Supreme Court has pointed out. But after the ruling has come, do you expect that all these 90% who are doing it illegally
out of the real good government or good hospitals, they will get that facility once the ruling is passed? I don't think so. See, that is why it has become a business now. It is a money making business, abortion, and I don't think unless and until the mentality and the attitude towards the women change, the women will not get access to good medical facilities. Forget about the abortion. Even in the other fields, our women are not getting good medical services. We have seen it during COVID, and we have seen it in different occasions. Because of this ruling, not every woman can go to, and even if every woman gets proper medical facility and they can be legally aborted and they will get good safe medical facility, as I told you before, it is not safe. It has its own mental and physical torture, and it needs, they have to spend a lot of money. Not every family will be ready to spend on that, and they will go to any quack doctor or any person, and they will resort to such, home remedies. All these are going on. And after the Supreme Court order, this is one of the reasons why the people in the medical field, many of the doctors welcome the ruling, because they think that more cases will come to them, but that is not the case. It is very difficult in the social atmosphere and the social situation of the country. Our women will not get this, and even if they get, we are opposing it not only on that grounds. It is immoral. It is even whether you are killing safely in the government hospitals or private hospitals or wherever it is immoral and unlawful, unethical, inhuman. सलीम साहब, एक मेरा सवाल है कि आपकी जो प्रेस रिलीज है इससे अलग है थोड़ा मेरा सवाल कि पीएफआई को बैन किया गया है, उससे जुड़े हुए संगठन को बैन किया गया है। एक तो ये इसे कैसे आप देखते हैं? दूसरा इसी से सवाल है मेरा, पीएफआई जैसे संगठन क्या मुस्लिम कट्टरपंथ के लिए कितने बड़ा खतरा है? मेरे ख्याल में आप बहुत लेट चल रहे हैं। पीएफआई पर इस पर काफ़ी तफसीली हमारा बयान और स्टैंड, हम क्या समझते हैं, हुकूमत के इस अमल को हम कैसे देखते हैं, वो पूरा तफसील से कई दिन पहले आ चुका है, और मैं नहीं समझता कि अब उस पर वक्त लगाया जाए। इस पर बहुत कुछ आ चुका है। नहीं, आपने वो जो स्टेटमेंट दिया था कि अनडेमोक्रेटिक है, हम ये पूछ रहे हैं कि थ्रेट ऑफ रेडिकलाइजेशन है मुस्लिम सोसाइटी में, जो एजेंसीज कह रही है कि पीएफआई को जैसे थ्रेट ऑफ रेडिकलाइजेशन है मुस्लिम में। देखिए, गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं, एंड व्हेनेवर गवर्नमेंट पुट्स अ बैन ऑन एनी ऑर्गेनाइजेशन, वो ऐसे एलिगेशंस पहले जमा करते हैं, तो इट हैज टू बी सीन हाउ these allegations will stand in the proper court. So we can't comment on that, but what we have said, mentality of ban itself is a fascist tendency, that instead of, if you have anything against the law and you have evidence, there is a law in that. So banning mentality we have condemned. Sorry, मैडम sorry, आपने भी सूद के लिए कहा था ना, हाँ, इसके लिए बैंकों में इंटरेस्ट जो है वो पता होना चाहिए, कम होना चाहिए इसके रेट सर। लेकिन जैसे जो मुसलमान लोग हैं वो जो सूद पूरे कर रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? गुनाह कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं सर? अल्लाह, गुनाह का ताल्लुक तो हमसे नहीं है जी। पीएफआई को जो बैन किया गया है, इसमें क्या जमात इस्लामी को इसका अंदेशा था कि ऐसा होने वाला है? और अगर अंदेशा था तो क्या जमात इस्लामी ने कभी इसको पब्लिकली कंडेम किया या इंगेज किया उन लोगों के साथ? देखिए, ये सब बातें हमारे प्रेस नोट में पहले से मौजूद हैं, और इसी हॉल में बहुत से लोगों को याद होगा कई 2-3 साल पहले भी इस तरह का माहौल बना था, और उस वक्त भी हमने बिल्कुल यही स्टैंड लोगों के सामने रखा था कि वी आर अगेंस्ट द बैनिंग मेंटलिटी, and instead of ban, you should try to control the individuals and the crimes, even if you have evidences. So ये हमारा आज का स्टैंड नहीं है. This is a very long back we have declared this whenever such atmosphere was made. सर आपने कहा कि औरतों पर जुल्म के खिलाफ आप होते हैं सर,
सर औरतों के ऊपर जो जुल्म यहाँ अंदर हो रहा है तो उसके लिए आप क्या करेंगे सर? एक सर लाइब्रेरी आपके यहाँ पब्लिक लाइब्रेरी सर, वहाँ पर सर 1 से लेकर 2:30 बजे तक सर लंच ब्रेक होता है सर। चाहे केस जी जी, कोई और सवाल? मेरे ख्याल में इस पर आप अलग से बात कीजिए, ये इतना प्रेस। जी जी बताइए, कोई और साहब? सर मुझे आपका वो देख लिया हमने। हाँ अबॉर्शन के बारे में बात करें। मेरा सवाल जी जी। Sister, do you think Jamaat Islami should file relief petition in the same case? क्या चाहिए petition? किस चीज का? हाँ, इस पर तो देखिए अभी तो हमने अपना स्टैंड जाहिर किया है, और आगे किस चीज की जरूरत पेश आती है वो हम सोचेंगे उसका तो, लेकिन अभी हमने अपना स्टैंड इस पर जाहिर किया है। What is your opinion about relief petition? एक स्टैंड आपके सामने है। जी 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 बताइए। Ma'am, my question to you is that we are speaking about abortion, permission of Please introduce yourself, please. My name is Mansur Imam. I'm an independent journalist and research scholar. My question is, there is an increase in demand from the society, whether you call it liberal, moderate, whatever you call it, that these things should be allowed. So states normally respond to the public demand, which is there. So how could you react to that? Because there is a public demand that people are demanding that you should be allowed. And the entire feminist movement, which we see, is almost in favor of it. This is one of our problems. The public demand, we call it just a minor, a very low number of percentage of people. When they come out in the street and then they ask for something, we call it like public demand. Actually, if you take a census, if you talk to people at large, if you talk to the common people at large, the story is different. So we cannot call it a public demand. Number two, laws and regulations should not be made as per the demand or deteriorating moral standard or things like that. It has to be based on the constitutional values and the age-old traditions and culture and religious values. See, we basically is a country, India is a country which belongs, which has people who believe in religions and which have its own values. And those values also have to be considered, the faith system of the people. If a minor number of people out of 1,000, if 10 or 20 come in the street and ask for something, that cannot be called as a public demand. Madam, in the context of Muslim society, Sorry, yeah, I just want to add, even if it is a public demand, it has to be judged based on how human it is, how it is based on justice. We have raised the issue of the right of a living fetus. जो बच्चा अभी दुनिया में नहीं आया है, जो एक इंसान बन चुका है, क्या उसके बारे में सारी दुनिया तय करेगी कि उसको दुनिया में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो ये एक इस्लामिक व्यू पॉइंट भी हम आपको पेश करना चाहते हैं कि एक इंसान जो एक वजूद में आ चुका है, अभी दुनिया में नहीं आया है, लेकिन क्या उसका हक नहीं है कि वो बोल नहीं सकता है, अभी वो एजिटेट नहीं कर सकता है? तो क्या सारी दुनिया मिलकर उसकी लाइफ के बारे में ये तय करेगी कि नहीं, इसको नहीं आना चाहिए दुनिया में? तो ये जो बहुत अहम इशू है कि जब हम एक लाइफ को रिस्पेक्ट करते हैं, एवरी लाइफ इज रिस्पेक्टेबल, और हर लाइफ की हिफाजत की जानी चाहिए। वो लाइफ जो अपनी खुद हिफाजत नहीं कर पा रही है, उसकी हिफाजत के लिए भी लोगों को उसमें देखना चाहिए कि उसकी कौन प्रोटेक्ट करेगा। तो जमात इस्लामी हिंद ने उसी इशू को सबसे ज़्यादा इसमें स्ट्रेस दिया है कि लोगों के दबाव में, यूरोपियन कल्चर में, कैपिटलिस्ट जो मेंटलिटी है उसमें, इन सब चीज़ों का एक बड़ा रोल है। लेकिन हमको अपने मुल्क में कानून बनाते हुए ये सब दबाव से ऊपर उठकर हमको ह्यूमन ग्राउंड पर, मॉरल ग्राउंड पर और जस्टिस के ग्राउंड पर फैसला करने की जरूरत है। ये कंसेंट की जो बहस है, ये मैरिटल रेप को लेके या जो भी अभी फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, डोमेस्टिक वायलेंस में जो महिलाओं पर एट्रोसिटीज होती हैं, कोई अगर लड़की ये चाहती है कि वो जो बच्चा है उसको नहीं रखना है, उसको उसकी ये इच्छा है, तो अगर इसको लीगलाइज किया है तो गलत क्या है? वही मैंने कहा, अब जो फिटस एज ए ह्यूमन डेवलप हो चुका है, अब सिर्फ हस्बैंड और वाइफ या सिर्फ मदर का राइट नहीं है कि उसकी लाइफ के बारे में वो फैसला करेंगे, बिकॉज इट इज द राइट ऑफ दैट इंडिविजुअल। अब तीसरा आदमी मौजूद है जो अभी बोल नहीं सकता है,
जो दुनिया को अभी अपनी चीज बता नहीं सकता है, तो उसके लाइफ को प्रोटेक्ट करने का प्रोविजन लॉ में उसको नहीं देखा गया है। बाकी सब चीजों को देखा गया, उसकी नहीं सुनी गई है, जो भी बोल नहीं पा रहा है। बट ही इज ए ह्यूमन लाइफ। ये जो बात आप कर रही हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक तर्क हो सकता है। नहीं, देखिए, इस्लामिक व्यू पॉइंट सबके लिए होता है, इस्लाम इज फॉर एवरीवन। तो हमने तो एक सबकी भाषा में समझाया है। लाइफ तो सबका इशू है ना, कि एक आदमी जो इस दुनिया में जिसका वजूद एग्जिस्टेंस हो चुका है, उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी अदालत की भी है, हुकूमत की भी है, हम सब की भी है। सब मिलकर ये तय नहीं कर सकते कि ही शुड नॉट लिव। लेकिन कोई एक भी लड़की अगर चाह रही है कि अबॉर्शन उसका राइट है, वो करवाना चाहती है, तो इसमें फिर भाई, आप किसी की लाइफ के बारे में मदर भी फैसला नहीं कर सकती ना। मदर ऑल्सो कैन नॉट हैव राइट टू हैव द अबाउट द लाइफ ऑफ हर चाइल्ड। शी इज नॉट ऑनर ऑफ द लाइफ ऑफ दैट चाइल्ड। यस, द फेटस बिकम एन इंडिविजुअल। वो एक अलग से एंटिटी, लाइफ एंटिटी। यही कहना चाह रहे हैं ना? यस यस। सलीम साहब, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोग रिव्यू पिटीशन अगर फाइल करके सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे तो शायद ये ठीक है, आपका मशवरा भी सामने रहेगा जब गौर होगा। कैथोलिक चर्च में भी इसके खिलाफ बहुत प्रोटेस्ट होता है और हिंदू समाज में भी है कि वो इसके खिलाफ है। जी जी, बिल्कुल है। तो मिलकर सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए कि ये आप जो फैसला दे रहे गलत दे रहे। आपको हर समाज के लोगों को शामिल करके और उसके बाद पिटीशन देना चाहिए एक साथ मिलकर। ठीक है, अच्छा मशवरा है आपका। जी जी। हमारा दो सवाल है आपसे, उम्मीद है आप जवाब देंगे। अगर आता होगा तो जरूर देंगे। ये आपके एम्बिट में आता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। फेटस शायद आपके एम्बिट में नहीं आता है, लेकिन हाँ, अभी ज्ञानवापी पे मेंटेनेबिलिटी सूट को अलाउ किया डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट ने। आप सबों ने एक ही वर्ड बार बार दोहराया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अगर आप उस ऑर्डर को पढ़ेंगे 22 पेज के, जो कि जजमेंट नहीं ऑर्डर है, उसमें बखिया उधेड़ दिया कोर्ट ने। आपका जो आर्ग्यूमेंट था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, आप बोल रहे हैं 1947 के बाद उस पर स्टेटस को रहेगा। वो तो कह रहे हैं कि 1993 तक वहां पे वर्शिप हो रहा था, तो खत्म है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। दूसरा, आपने वक्फ एक्ट 1936 को अपने डिफेंस में दिया था कि वो बार करता है उस पिटीशन को। उस पर भी कोर्ट ने कह दिया, जो उसने सुप्रीम कोर्ट की 10 रूलिंग का हवाला दिया। और आप इंटरप्ट मत कीजिए, पूछने दीजिए। जी जी, आप इंटरप्ट नहीं कीजिए। हम एक कंटेक्स्ट दे रहे हैं, सवाल पूछेंगे। जी जी। तो उसमें भी वक्फ एक्ट भी आपके टाइटल को वो नहीं करता, इसलिए काशी विश्वनाथ एक्ट में वही बात कही गई है जो आपके यहाँ फिक्र में मस्जिद का है कि मस्जिद रहे ना रहे वो मस्जिद रहेगी। उनके यहाँ भी डीटी और मंदिर का कंसेप्ट वही है कि आप डेमोलिश कर दीजिए फिर भी रहेगी। तो आपके तीनों ग्राउंड को सुप्रीम वो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने रिजेक्ट कर दिया। अब ये बताइए कि अब आपका उस पर क्या मौक़िफ़ है, क्या कहना चाहते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 के अभी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट नेशन वाइड क्रैकडाउन चल रहा है जो अभी जारी है। क्या सही है क्या गलत है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जाने और वो जाने। लेकिन एज ए जर्नलिस्ट हमारा ये सवाल होगा कि अभी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम पे जिस तरह से माइंडलेस अरेस्ट चल रहे हैं अक्रॉस द कंट्री, उसमें आप हैसियत मुस्लिम जमात क्या एक डेलीगेशन लेके जाएंगे, जो डेलीगेशन आप बाबरी मस्जिद के जजमेंट के बाद लेके गए थे, और बात करेंगे कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ये 2 सवाल। जी जी। बहरहाल आपके आने से पहले इस पर हम अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं कि पीएफआई और ये जो चीज़ें आई हैं, इस पर हमारा तफसीली स्टैंड और बयान हमारा आ चुका है। और हम हर मामले में जहाँ भी हम ये समझते हैं कि नाइंसाफ़ी हो रही है, गलत हो रहा है, वहाँ हम आवाज़ उठाते हैं। और ये हमारा स्टैंड शुरू से रहा है। और बैन की मेंटलिटी को हम डेमोक्रेसी के खिलाफ समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ समझते हैं। तो ये एक स्टैंड हमारा आ चुका है और इस पर हम अपनी बात वाज़ेह कर चुके हैं। ज्ञानव्यापी का जहाँ तक ताल्लुक है, इस पर भी हम अपना बयान दे चुके हैं। अभी जो बात हुई है वो आपने बहुत सारी तफसील जो बताई है, मुझे लगता है आपके जो
आर्गुमेंट्स हैं, ये हमारे जो वकला वहाँ बहस करेंगे, जो अब चूंकि सुनवाई होगी वहाँ, तो उसमें उन चीज़ों को हमारे वो जो एडवोकेट्स इस केस को देख रहे हैं वहाँ पर वो फील करेंगे। अभी तो ये हुआ है कि अदालत ने उस पिटीशन को एडमिट कर लिया है। पहले ये कहा जा रहा था कि 1991 के मुताबिक ऐसी कोई चीज़ सुनी नहीं जानी चाहिए, लेकिन अदालत ने उसको नहीं माना है। लेकिन अब सुनवाई अब होगी, दलाइल तो अब पेश होंगे, बातचीत तो अब पेश होगी, तो उसमें आपके जो वैल्यूड जो आर्गुमेंट्स आपने यहाँ पेश किए हैं, वो आर्गुमेंट्स जो वहाँ के वकला भी पेश करेंगे, मुझे लगता है। सवाल क्या है, किस्सा ये भी था कि जो क्रैकडाउन हो रहा है, डिटेंशन या अरेस्ट हो रहा है, उसको लेकर के क्या मुस्लिम जमातें मिलेंगी किसी गवर्नमेंट एजेंसी से या किसी? हाँ, ऐसा कुछ होगा तो जरूर आपको बताएंगे। मेयर कंडेमनेशन डजंट वर्क। आप ठीक है, ठीक, क्या होता है? जी जी। What do you think about the surrogate mother popular in the Muslim society? And what do you think about the IVF system? IVF system very popular in how to control करना? ये कोई अभी टेक्निकल इशू है, इस वक्त हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोकस जो इश्यूज हैं, हाँ ठीक है, उस पर बात आ गई हमारी। हाँ, और कोई सवाल है तो बताइए। चलिए, शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का, आपके